कई सालों बाद रीना अपनी बचपन की सहेली अंजू को कैंटीन में देखकर चौंक गई। रीना अंजू से कहती है, तू यहाँ कैसे? इस ऑफिस में? तेरे तो बड़े बड़े सपने थे, तुझे तो आईएएस बनना था। अंजू थोड़ा सकुचा के बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ मैं अपनी सासू माँ का कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। रीना बालों को पीछे छटकती हुई बोली, अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनके घर को ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो। तभी अंजू ने कहा, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती हैं। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर अंजू कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन के बाद एक दिन लंच टाइम में रीना अंजू को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। रीना को देखकर अंजू खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। अंजू बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्पम, चटनी, सांभर को देखकर तो रीना बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ता होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए हैं ऐसा घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके आओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? अंजू ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बनाकर देती हैं। यह सुनकर शीतल की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सास के साथ रहती हो, तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दबकर रहना। अंजू उसे नकारते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती हैं। कहती हैं, थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय बेटी रिंकी के साथ खेलो, थोड़ा समय अपने पति अमित के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, काम करने को तो जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी हैं, सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। तभी रीना चिंतित होते हुए बोली, हे भगवान अंजू, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे पति में या खानदान में कुछ खोट हो? अंजू थोड़ा झुंझुला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। अमित तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट, शराब तो दूर, एक लौंग तक का सेवन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता है, लेकिन उन्होंने मुझे नॉनवेज खाने से कभी नहीं रोका। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सासू माँ ने कहा था, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर ही बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगी। तभी रीना ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, हाँ तो इसे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि वो मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसे उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं? अब तुमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है ना? अंजू सोच में पड़ गई, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अंजू को सोचता देखकर रीना फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसे देते हैं? अंजू सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ ही संभालती हैं और अमित घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है। तभी रीना ने अंजू के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल,
इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में नहीं जाने देती। तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद ही संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसी, पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। जो आश्चर्य से बोली, रीना को देखते हुए, तुम्हारा घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। रीना बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को। तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहां एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। अंजू ने कुछ आश्चर्य, कुछ अनमनेपन से अपना टिफिन खत्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वो अपनेपन के प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रीना कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस खत्म होने पर अंजू घर पहुंची तो रोज की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाजा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज अंजू को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। लेकिन आज उसने अपनी बेटी रिंकी को गले से नहीं लगाया, उसके दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधा रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। अंजू बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि अंजू के दिमाग में तो रीना की बातें ही गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण रीना अक्सर अंजू से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर अंजू के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब अंजू भी सोचने लगी थी कि सास के साथ रहना कितना मुश्किल है। सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने अंजू की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहां पर सिर्फ अंजू, अमित और उनकी बेटी रिंकी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसके कोख में भी एक सपना पलने लगा था। रीना की बातों के प्रभाव में आकर अंजू अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी अमित से कर चुकी थी। अमित उसे प्यार से समझाता, पर उसे सबका प्यार दिखावा ही लगता। सब उसके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन अमित की माँ अमित से बोली, देख बेटा, अंजू का ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती ही तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। अमित बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा कि उसके लिए क्या करूँ। माँ कहती है, बेटा मैंने कुछ सोचा है, ऐसा करते हैं उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद अंजू के मम्मी पापा तो नहीं आए, लेकिन हाँ, छोटी बहन मंजू आ गई। अब दोनों बहनें आपस में खूब गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में शामिल हो जाती। एक दिन मंजू बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं। अंजू मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ ही गई, कोई अच्छी वच्ची नहीं है, सब नाटक है इनका, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसीलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर अंजू तो वहां से हट गई, पर मंजू सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, कभी ससुराल की, कभी जीजू की, इतनी तारीफें करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया है। यह सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती हैं। मंजू ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी जरूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह अंजू को कुछ समझाने गई तो अंजू उसे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि अंजू को ससुराल वालों के खिलाफ भड़का कौन रहा है। जब से मंजू अंजू के घर रहने आई थी, तब से अंजू, मंजू और रिंकी
एक कमरे में ही सो रहे थे। रात को जब तीनों कमरे में सोने के लिए गए तब रिंकी कहानी सुनाने की जिद करने लगी। अंजू चिढ़ के बोली, इसकी दादी ने ही इसको बिगाड़ रखा है, रोज कहानी सुना सुना के। मंजू बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गरम तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो रिंकी को अपनी तरफ खींच कर बाहों में ले लेती है और कहती है, आज अपनी रिंकी को मैं कहानी सुनाती हूँ। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है, तब ना तो यातायात के साधन थे, ना ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे, तो लोग यात्रा सत्तू बांध लेते थे। तभी रिंकी बोली, मासी सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती हैं। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह पौष्टिक भी होता है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। रिंकी ने पूछा, मासी धान क्या होता है? मंजू बोली, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकालते हैं। अब अंजू भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। मंजू ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेटू कब साना कब, खाए कब चला, धान बेचारा कूटा खाया चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा कि धान खाना ज़्यादा आसान है। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू खाना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ ही नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठग कर चला गया है। रिंकी बोली, मासी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा। मंजू बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे ही किसी की भी बातों में आ जाएगा। रिंकी बोली, मासी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की भी बातों में आ जाए। मंजू बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कि कब वे अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर अंजू की ओर देखकर बोली, दीदी जग रही हो या सो गई हो? वो गाना याद है मम्मी जो बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। इनकी भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। अंजू और रिंकी तो सो गई, पर अंजू की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ वही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। अगले दिन शाम को अंजू जब ऑफिस से घर आई और फ्रेश होके बैठी ही थी कि मंजू आके बोली, दीदी इस बार तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गई, कल संडे है, कल घूमने चलो ना। अंजू चाय पीते हुए बोली, अच्छा बताओ कहाँ चलें? मंजू ऐसे सोच के जवाब देते हुए बोली, आपने बताया था ना कि आपके बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है, चलो ना मुझे उससे मिलवाओ ना। मंजू लाड से बोली। अंजू ने कहा, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। मंजू बोली, दीदी मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। अंजू बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। असल में मंजू कुछ दिनों से सोच विचार कर रही थी कि जब से दीदी ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदी का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद
रिंकी, अंजू और मंजू तीनों ही कार से रीना के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने रीना की बेटी के लिए गिफ्ट और चॉकलेट भी ली थी। अंजू थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे रीना को फोन करके बताने तो दो कि हम आ रहे हैं, लेकिन मंजू ने कहा दीदी हम उनको सरप्राइज देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। रीना के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज आई, श्वेता दरवाजे पर देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। अंजू का मन किया कि वह रिंकी के कान ढक दे। बड़बड़ करती हुई रीना की आवाज बाहर तक आ रही थी। दरवाजा खोलते हुए भी वह कुछ बोले जा रही थी, पर अंजू को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर अंजू बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये मेरी छोटी बहन मंजू आई हुई है ना, यह तुमसे मिलना चाहती थी तो बस तुम्हें सरप्राइज करने के लिए फोन नहीं किया। मंजू बोली, रीना दी डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी। रीना बोली, आओ ना अंदर आओ ना। फिर अपने फैले हुए घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूं, काम काजी हूं ना तो घर को समय ही नहीं दे पाती। संडे का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी अगर घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तभी रीना की बेटी श्वेता बोली, पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे कि ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। रीना ने उसे आंखें दिखाकर बोला, चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चलो आंटी को हेलो बोलो और अपने कमरे में जाओ, साथ में रिंकी को ले जाओ, इसके साथ खेलो। रिंकी ने आगे बढ़कर रीना के पैर छू लिए। रीना फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे यह सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी, श्वेता आंटी को हेलो बोलो। पर श्वेता टस से मस न हुई। आखिर अंजू बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए अंजू के हाथों से गिफ्ट खींचकर वह अंदर भाग गई। रीना चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी और रिंकी को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। श्वेता अंदर से ही बोली, नहीं मुझे अपने टॉयज शेयर नहीं करने। रीना बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात ही नहीं सुनती। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद ना जाने क्यों अंजू का मन उचटने लगा। वह रीना से बहाना बनाकर कि उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है, वहां से बगैर कुछ चाय कॉफी पानी के उठ गई। रीना ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। तीनों कार में बैठ के वहां से निकल गईं। थोड़ी देर बाद मंजू ने कार एक पार्क के आगे रोक दी। अंजू ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जो जूझ रही थी। रिंकी तो पार्क में आकर खुश हो गई। मंजू ने 3 आइसक्रीम ली और वो दोनों बेंच पर बैठकर ही खाने लगी। अंजू आसमान को देखते हुए बोली, तू जानबूझकर मुझे रीना के घर लेके गई थी ना। मंजू बोली, क्या हुआ, आपको उनके घर जाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, अंजू सिर हिलाते हुए बोली, रीना ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। मंजू बोली, दीदी यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंथरा है। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम ना खुद कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ मंजू, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, उस रीना के बहकावे में आकर मैं अपने हाथों से अपने हंसते खेलते घर को आग लगाने जा रही थी। अंजू रोते हुए बोली, छोटी क्या मिल जाता उस रीना को मेरी गृहस्थी बिगाड़ के। मंत्रा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर रीना, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चुंगल से निकाल लिया। मंजू बोली, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब आप वादा करो किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी।
घर जाकर अंजू अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। अंजू ने अमित से भी अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और आगे भी रहेगी। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और झूठी खुशियां हासिल करने के चक्कर में जो हमारे हाथ में होता है उसे भी खो देते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।